सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। दोस्तों आज एक और बॉडी सिस्टम के बारे में, एक और तंत्र के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब उत्सर्जी तंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि कौन सा हार्मोन या फिर कौन सी उत्सर्जी पदार्थ है, पक्षियों में कौन सा है, ऐसे मतलब सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्सर्जन तंत्र से कैसे संभावित प्रश्न आएंगे उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लास्ट एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने आज सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कारकीय रूप से यूरिया किस एंजाइम की क्रिया द्वारा निर्मित होता है, मतलब फिजियोलॉजिकल तरीके से यूरिया कौन से एंजाइम से निर्मित होता है। बात करते हैं पहले तो यूरिया की। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? पिछली क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ लिया था कि यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है यूरिया का निर्माण? यकृत, लिवर में हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। निर्माण कहाँ हो रहा है? यकृत में। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा एंजाइम सहायक है यूरिया के निर्माण के लिए, कौन सा एंजाइम सहायक है। तो कौन सा एंजाइम है दोस्तों? एंजाइम सामान्यतः सभी एंजाइमों को पीछे एज लगा हुआ होता है। एज लगा हुआ होता है, क्या लगा हुआ तो है? जैसे यूरिक एज, यूरिएज, अर्जिनेज और भी बहुत सारे एंजाइम है जिनके पीछे एज लगा हुआ है। हर एंजाइम के पीछे एज नहीं है, सामान्यतः बोला है मैंने। सामान्यतः मतलब बहुत सारे, लगभग पूरों के नहीं, बहुत सारे, ठीक है। तो सामान्यतः एंजाइमों के पीछे एज लगा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं यूरिया का निर्माण कौन से एंजाइम से होता है। क्या यूरिक एसिड से होता है? क्या यूरिएज से होता है? क्या अर्जिनेज से होता है? अब यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन आंसर क्या लगा देते हैं, यहाँ पर यूरिएज लगा देते हैं, जबकि यूरिएज नहीं है। मैं एक एक आपको समझाता हूं। पहले बात करते हैं यूरिक एसिड की। पहले मैं आपको बता दूं, मनुष्य का, मानव का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या कहलाता है? यूरिया। क्या कहलाता है? मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिया है। सबका अलग अलग होता है दोस्तों, तो आप याद रखना मानव का यूरिया होता है। फर्स्ट एंजाइम के बारे में चर्चा करते हैं, यूरिक एसिड के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये किसके ऊपर कार्य करता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड करता है यूरिक अम्ल के ऊपर। किसके ऊपर? यूरिक अम्ल के ऊपर, ठीक है। इससे क्या उत्पाद बनता है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। दूसरा है हमारा यूरिया। दूसरा क्या है? यूरिएज। यूरिएज, यूरिएज किसके ऊपर कार्य करता है? यूरिया के ऊपर। किसके ऊपर? यूरिया के ऊपर। इससे क्या उत्पाद बनता है इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तीसरा क्या है? ऑर्जिनेज। क्या है? ऑर्जिनेज। ये किसके ऊपर कार्य करता है? ये करता है ऑर्जिनिन के ऊपर। किसके ऊपर? ऑर्जिनिन के ऊपर कार्य करता है। और इससे क्या उत्पाद बनता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक सेकंड, किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? तीनों में क्या उत्पाद बनता है। तो फर्स्ट देखते हैं, यूरिक अम्ल, यूरिकेज एंजाइम की उपस्थिति में एंजियो वो एलेंटोइन का निर्माण करता है। किसका? एलेंटोइन का निर्माण करता है। एलेंटोइन का निर्माण
करता है। किसका करता है? एलेंटोइन का। किसकी उपस्थिति में? यूरिकेज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिक एसिड एलेंटोइन का निर्माण करता है। यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया किसका निर्माण करता है? NH3 अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? NH3 प्लस CO2 किसका निर्माण करता है? NH3 प्लस CO2 अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तीसरी हम बात करते हैं ऑर्जिनेज की। ऑर्जिनिन ये एक ऑर्जिनेट मतलब चक्र होता है जो हमारे लिवर में एक चक्र होता है। ये किसका निर्माण करता है? ऑर्थिनेज। किसका करता है? ऑर्थिनेज का निर्माण करता है। दोस्तों ये जो ऑर्थिनेज का जब ऑर्जिनिन निर्माण करता है तो यहाँ ही एक मतलब उत्सर्जी पदार्थ का स्राव होता है, उसका नाम है यूरिया। क्या नाम है उसका? यूरिया। तो अब समझ में आ गया होगा कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, और यकृत में कौन से चक्र में? ऑर्थिनेज चक्र में इसका निर्माण होता है ऑर्जिनिन से। जब ऑर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑर्थिनेज का निर्माण होता है तो जब इसका उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है यूरिया। ठीक है, तो अब आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कहां कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होता है। कारकीय रूप से यूरिया किस एंजाइम की क्रिया द्वारा निर्मित होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ये क्या? ऑर्थिनिन, सॉरी ऑर्निथिन। एक सेकंड दोबारा लिख देता हूं इसको। ये है हमारा ऑर्निथिन। ठीक है दोस्तों, ऑर्जिनिन आर्निजेज की उपस्थिति में ऑर्थिनिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वृक्क में निर्मित होता है? मतलब किडनी में निर्मित होता है। कौन सा एंजाइम है? क्या रेनिन है? क्या यूरिकेज है? या फिर ऑर्जिनेज है? अभी मैंने पढ़ लिया था ऑर्जिनेज तो कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है दोस्तों? यकृत में। ऑर्जिनेज का निर्माण तो होता है यकृत में। यूरिकेज का निर्माण भी होता है यकृत में। यूरिकेज का निर्माण भी कहाँ होता है? यकृत में। जैसे पक्षियों में कहाँ होता है यूरिकेज? किसमें निर्मित होता है? पक्षियों में। ठीक है, रेनिन की अगर मैं बात करूं तो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था। रेनिन छोटे बच्चों में दुग्ध में जो केसिन प्रोटीन होती है उस केसिन प्रोटीन के पाचन में कार्य करता है। ये एक एंजाइम है। क्या है? एक एंजाइम है। ये दुग्ध प्रोटीन के पाचन में सहायक है। तो बचा क्या है हमारे पास? रेनिन। बचा क्या है? तो रेनिन। आंसर क्या हो जाएगा? बी, रेनिन। दोस्तों ये रेनिन भी है, ये किडनी में क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में चेंज करता है। किडनी में क्या करता है? मैं लिख देता हूं, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में चेंज करता है। एंजियोटेंसिन में चेंज करता है। सिर्फ इतना सा ध्यान रख लेना। रेनिन क्या करता है? वृक्क में, किडनी में एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूत्र में पित्त वर्णक का उत्सर्जन किस रोग को दर्शाता है? एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट इन द यूरिन इंडिकेटेड। मतलब किसको प्रदर्शित करता है मूत्र में? पित्त वर्णक। तो दोस्तों पित्त वर्णक का हमको पता है, बाइल जूस का हमको पता है। बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? बाइल जूस का निर्माण होता है यकृत के अंदर। कहाँ होता है? यकृत के अंदर। सबसे पहले मैं यही बता देता हूं, पित्त रस का निर्माण यकृत के अंदर होता है। और स्टोरेज कहाँ होता है? स्टोरेज होता है हमारे पित्ताशय के अंदर। स्टोरेज कहाँ होता है? पित्ताशय के अंदर। ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर इसका स्टोरेज होता है। अब पित्त रस के अंदर होता है पित्त वर्णक। पित्त रस के अंदर ही क्या होता है?
पित्त वर्णक। पित्तरस के अंदर क्या होता है हमारा पित्त वर्णक। अब पित्त वर्णक के कारण कौन सा रोग होता है, इसकी कमी के कारण कौन सा रोग किस रोग को दर्शाता है दोस्तों। अब हमको पता है इनमें से ऑप्शन देखो, सूखा रोग मतलब रिकेट्स नहीं, पीलिया हाँ पीलिया हो सकता है, ठीक है। मधुमेह, मधुमेह तो नहीं होगा क्योंकि ये तो ग्लूकोज की अधिकता के कारण होता है। और अरक्तता एनीमिया नहीं, ये तो ब्लड की या फिर आरबीसी की अधिकता के कारण होता है। तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं है, रिकेट्स नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास पीलिया। अब दोस्तों पित्त वर्णक के अंदर एक मतलब पित्त जो रस है उसके अंदर पित्त वर्णक होता है, इसकी अगर कमी आ जाती है तो हमारे शरीर कैसे हो जाता है पीला पीला, ठीक है। इसके अंदर भी दो वर्णक और पाए जाते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आपने कहीं पढ़ा होता तो पित्त वर्णक के अंदर भी दो चीज पाई जाती है। एक तो होती है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। क्या होते हैं बिलिवर्डिन। दो वर्णक और पाए जाते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, दो वर्णक। अगर इनकी कमी भी आ जाती है तो हमारे शरीर में ये क्या करते हैं, मल के जो हमारे जो मल है उसको कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं मल के कलर को चेंज करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे ही पीलिया होता है तो हमारे शरीर का जो ये शरीर जो त्वचा है इसके नीचे क्या आ जाता है पित्त वर्णक बहुत अधिकता में हो जाता है, तो हमारा शरीर कैसे हो जाता है पीला पीला। जो आंख का सफेद भाग है इसमें भी क्या होता है पित्त वर्णक की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण हमारी आंखें भी पीली दिखाई देती है। तो कौन सा रोग होता है पित्त वर्णक के कारण, पीलिया। आंसर इज वी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे जहरीला नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है। अब दोस्तों पहले तो मैं आपको बता देता हूं उत्सर्जन की परिभाषा, एस्किरेटरी की परिभाषा। क्या होता है, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करे, पदार्थों का उत्सर्जन करे, वही क्या है हमारा उत्सर्जन तंत्र। अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं, तो दोस्तों हमारे मतलब जो मानव में है वो तो है यूरिया, और कौन से हैं यूरिक एसिड भी है, यूरिक अम्ल, और कौन सा है, और है सर अमोनिया। अमोनिया, तो तीन क्या है हमारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। अब पूछा क्या है सर, कि पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे जहरीला अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है। इन तीनों में से सबसे जहरीला अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अपशिष्ट पदार्थ ही नहीं है, नाइट्रोजन ही नहीं है इसके अंदर, ये तो होता है CO2। क्या इसके अंदर कहीं नाइट्रोजन नजर आ रही है, नहीं, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही हट गया। बचा क्या, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। तो मैं आपको ग्राफ के अनुसार समझाता हूं। जो अमोनिया होता है, अमोनिया, फिर उसके बाद में यूरिया, फिर उसके बाद में यूरिक अम्ल। तो दोस्तों अगर मैं विषाक्तता की बात करूं, टॉक्सिक की बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है अमोनिया, उसके बाद में यूरिया, उसके बाद में यूरिक एसिड। अगर मैं टॉक्सिक की बात करूं तो ये ग्राफ ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा होता है अमोनिया, उसके बाद में यूरिया, उसके सबसे कम जो होता है यूरिक अम्ल या फिर यूरिक एसिड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यूरिया नहीं, यूरिक एसिड भी नहीं, तो आंसर क्या है हमारा अमोनिया। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंढक के टेडपोल में क्या होता है, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, या फिर अमीनोटेलिक, या फिर अमोनोटेलिक। अब दोस्तों यूरियोटेलिक तो क्या होता है, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। क्या है, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो जीव तो क्या कहलाते हैं यूरियोटेलिक। और जो यूरिक एसिड का
जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं यूरिकोटेलिक। तीसरा क्या है? अमीनोटेलिक, जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और चौथा क्या है? अमोनोटेलिक, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? मेंढक के टेडपोल में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो मेंढक होता है वो कैसा होता है? उभयचर। मतलब अधिकतर आपने देखा होगा मेंढक तो बाहर जमीन पे भी आ सकता है, पर मेंढक का जो लार्वा होता है, जो टेडपोल होता है, मेंढक का ये लार्वा है। टेडपोल क्या है? इसका मेंढक का लार्वा है। जो मेंढक का लार्वा होता है ये हमेशा पानी में होता है, ये हमेशा कहाँ होता है? पानी में। अब दोस्तों ध्यान रखना, पानी में जो जीव रहते हैं वो हमेशा अमोनोटेलिक होते हैं, मतलब अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। जैसे मछलियां हैं वो किसका करती है? अमोनिया का उत्सर्जन, ठीक है। और सबसे कम जो पानी पीते हैं वो किसका करते हैं? यूरिकोटेलिक, मतलब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और जो मीडियम पानी पीते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो वो क्या करते हैं? यूरिकोटेलिक, मतलब यूरिया का उत्सर्जन। जैसे मानव है वो होता है यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक। और जो पक्षी वगैरह बर्ड्स होते हैं, एबीज जो वर्ग होता है वो होता है यूरिकोटेलिक। और जो पिसीज वर्ग होता है, मत्स्य जो वर्ग होता है वो होता है अमोनोटेलिक। अब दोस्तों ये क्या है? ये तो उभयचर है। सर उभयचर, ये तो जमीन पे भी रहता है। तो जो मेंढक होता है वो तो होता है यूरियोटेलिक, जो जमीन पे रहता है, पानी में भी रहता है, तो यूरियो। और जो इसका लार्वा होता है वो क्या होता है? अमोनोटेलिक। वो क्या होता है? अमोनिया का उत्सर्जन करता है, अमोनोटेलिक। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपके दोस्तों? मेंढक तो है यूरियोटेलिक और इसका लार्वा है वो है अमोनोटेलिक। और इसका लार्वा क्या है? टेडपोल। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं मेंढक का लार्वा क्या है? टेडपोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिया किसके अपघटन का उत्पाद है? ठीक है, क्या लिपिड्स का है? लिपिड्स क्या होती है? वसा होती है। सर वसा का तो नहीं होगा। ग्लूकोज का भी नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज में CHO 1:2:1 के रूप में होती है। यहाँ कहीं नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही दिखाई दे रहा है। सर नाइट्रोजन नहीं है तो ग्लूकोज भी नहीं होगा। फिर है क्या? बसीय अम्ल, तो ये भी नहीं है। अमीनो अम्ल मतलब NH2, मतलब इसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो यहां से क्या पता? यूरिया का अपघटन होके वो यूरिया अमीनो अम्ल का अपघटन होके यूरिया का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कशेरुकी में प्रथम निर्मित नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फॉर्म नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करूं, कशेरुकी की बात करूं, तो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं उनका जब से फॉर्मेशन हुआ है और जब तक एंड होगा तो उनके कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी उपस्थित होगी, मतलब मेरुदंड उपस्थित होगा। तो उन्हीं को हम कहते हैं कशेरुकी। अब कौन कौन से हैं? हमने वर्ग, जब डाइवर्सिटी पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि वर्ग कशेरुकी में फर्स्ट जो आता है वो तो होता है पिसीज वर्ग। कौन सा है? मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग। मत्स्य के बाद में कौन आता है? मत्स्य के बाद में उभयचर। कौन आता है? उभयचर। उसके बाद में कौन आता है? सरीसृप। कौन आता है? सरीसृप। उसके बाद में एबीज, जिसमें पक्षी वगैरह पाए जाते हैं। उसके बाद में स्तनधारी, जिसमें हम आते हैं। तो ये हमारे कशेरुकी के वर्ग है, खंड है। मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप, एबीज और स्तनधारी। अब सबसे पहले पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कशेरुकी में प्रथम निर्मित नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? तो कशेरुकी में सबसे पहले कौन आ रहा है? मत्स्य वर्ग। कौन आ रहा है? मत्स्य वर्ग। अब यहाँ मत्स्य वर्ग में बताओ क्या होता है? मत्स्य मतलब मछली। मछली में क्या है? अभी मैंने बताया था, मछली में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है? अमोनिया, क्योंकि वो होते हैं
अमोनोटेलिक होते हैं। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? अमोनिया। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा जंतु है जो बिना डीएमिनेशन या बीएमिनीकरण के कारण अमोनिया अम्ल उत्सर्जित करता है? अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ ये भी हो सकता है कि कौन सा जंतु है जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करता है। ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए शब्द जोड़ दिया, कंफ्यूज करने के लिए ये शब्द जोड़ दिया। आपको इस पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ इतना सा पढ़ लो, वह कौन सा जंतु है जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करता है। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि मेंढक तो क्या होता है? यूरिया उत्सर्जित करता है। इसका जो लार्वा होता है टेडपोल, वो होता है यूरिकोटेलिक। वो क्या वो होता है अमोनोटेलिक, मतलब अमोनिया का उत्सर्जन करता है। उसके बाद में होता है यूनियो। यूनियो के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। उसके बाद में होता है केचुआ। केचुआ आपने पढ़ा होगा, एनिलेट्सबर्ग में आता है, जो जिनको हम देसी भाषा में बोलते हैं गडेरा, है ना, तो वो होते हैं केचुआ। अब केचुआ आपने देखा होगा कि ये जमीन के अंदर भी रह सकते हैं, जहां हल्की सी नमी हो और ज्यादा पानी भी हो तो वहां भी रह सकते हैं। तो मतलब ये अमोनिया का भी उत्सर्जन करते हैं और यूरिया का भी। मतलब ये इसको ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है, इसको पानी की भी आवश्यकता होती है। पानी के बिना ये जीवित भी नहीं रहेगा और इसको पानी भी जरूर, जैसे मानव है, मानव कैसा है, पानी की आवश्यकता होती है, तो इसके अंदर यूरिया का भी निर्माण होता है। यूरिया भी इसमें उत्सर्जित पदार्थ होता है और इसके अंदर अमोनिया भी होता है। अमोनिया भी इसके अंदर उत्सर्जित पदार्थ होता है। ठीक है, तीसरा है लेबियो। लेबियो क्या होती है? मछली होती है सर। ये क्या होती है? मछली होती है। और अभी मैंने बताया था मछली कैसी होती है? अमोनोटेलिक, अमोनिया का उत्सर्जन करती है। तो अब बताओ आंसर हमारा क्या बचा? यही बचा, यूनियो। अब यूनियो के बारे में मैं समझा देता हूं। यूनियो क्या होता है? हमारा मोलस्का संघ के, मोलस्का मतलब आपने जैसे सीप तो नहीं समझे होंगे। अब जैसे जब आपके घर बनाया जाता है, मकान बनाया जाता है, तो बजरी जो रेती आती है उसके अंदर शंख जैसे निकलते हैं। वो कहां से आते हैं? वो समुद्र या फिर नदी के बहाव से आते हैं। और वो कौन से संघ के होते हैं? वो होते हैं हमारे मोलस्का संघ के। तो मोलस्का संघ में अगर बात करूं तो मोलस्का संघ का उत्सर्जित पदार्थ होता है वो अमीनो अम्ल होता है। वो क्या होता है? अमीनो अम्ल। तो राइट आंसर ये कौन से रंग का है? मोलस्का संघ का। तो मोलस्का संघ में याद रख लेना क्या होता है? अमोनिया, वो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन होता है। तो राइट आंसर हमारा वी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यूनियो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तनधारी के वृक्क का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। किडनी का मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट वृक्क का है। तो प्रजनन का नियंत्रण। तो क्या किडनी प्रजनन का नियंत्रण करती है? नहीं, प्रजनन तंत्र तो हमने अलग ही पढ़ा था, उसके अंदर ऐसा किडनी का कहीं पढ़ा ही नहीं। तो प्रजनन तंत्र नहीं। क्या रक्त में प्रोटीन की मात्रा के विनिमय करता है? हाँ सर, कुछ हद तक करता है। तो आंसर ये भी हो सकता है। क्या यूरिया का निर्माण करता है? नहीं सर, यूरिया का निर्माण तो यकृत करता है, लीवर करता है। यूरिया का निर्माण तो कौन करता है? यकृत करता है। तो ये आंसर भी गलत। फिर है शरीर के द्रव्य का परासरणीय सांद्रता का विनिमय। अब इसको आप समझना अच्छे से। शरीर के द्रव्य का मतलब है शरीर में हमारे फ्लूइड क्या है? वो होता है रक्त। तो शरीर के रक्त का परासरणीय सांद्रता का विनिमय करता है। हाँ सर, ये सही है। कैसे करता है दोस्तों? आपको अगर पता हो तो हमारे जो ब्लड होता है उसमें बहुत सारे उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। उत्सर्जित पदार्थ जब हमारे किडनी में जाते हैं, किडनी में बहुत सारे, आपको पता हो तो एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स मतलब वृक्क, 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही दूसरी किडनी के अंदर भी 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। टोटल मिला के लगभग हमारे 20 से 22 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लड से उत्सर्जित पदार्थों को अपने अंदर खींचते हैं और अच्छे अच्छे पदार्थों को ब्लड में छोड़ देते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन ऐसे चलता रहता है। तो सबसे ज्यादा, और फिर क्या होता है? उसका ब्लड का सांद्रता हो जाती है। उसमें क्या हो जाती है? सांद्रता आ जाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? परासरणीय सांद्रता का विनिमय। ये आंसर
इससे ज्यादा बेटर ये आंसर है, क्योंकि इसके अंदर ये चीज भी आ जाती है, प्रोटीन की मात्रा का भी विनिमय करता है। शरीर के द्रव के अंदर जो भी चीज है उसका विनिमय कौन करता है? वृक्क करता है। तो इससे ज्यादा बेटर ये है। अगर आंसर में ये ना हो, अगर ऑप्शन में ये ना हो, तो आप ये लगा सकते हो। तो आपको ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन करना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नलिकाओं के माध्यम से जल का पुनः अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा, सक्रिय परिवहन के द्वारा, सुकृत विसरण के द्वारा, या वाहक स्थानांतरण के द्वारा। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। आपने कभी किशमिश देखी है? तो किशमिश को जैसे ही हम पानी में रखते हैं तो वो क्या हो जाती है? फूल जाती है। क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो ऐसे ही दोस्तों आप यहां याद रखना, कौन सी विधि के कारण होता है? वो होता है ऑस्मोसिस विधि के कारण। कौन सी? ऑस्मोसिस मतलब परासरण विधि के कारण। तो यहां भी आपको ध्यान रखना, अवशोषण का कार्य जो भी करेगी वो परासरण का क्रिया होगी। कौन सी होगी? परासरण की क्रिया। आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वृक्क का सामान्य कार्य नहीं करता है? दोस्तों अभी पढ़ा था हमने, रक्त की मात्रा का विनिमय करता है सर। विटामिन ए संश्लेषण का कार्य विनिमय पता नहीं सर, अभी देखते हैं। रक्त में विलय सांद्रता का विनिमय सर करता है, अभी पढ़ा था। बाह्य कोशिका द्रव्य के पीएच का विनिमय, अब इसका भी पता नहीं है सर। तो मैं बात कर लेता हूं, बाह्य कोशिका द्रव्य मतलब जैसे रक्त में पीएच का कार्य भी कौन करता है? वृक्क करता है। पीएच को नियंत्रित कौन करता है? क्षारीय है या अम्लीय है, इसको नियंत्रित कौन करता है? किडनी करती है। इसको भी ध्यान रखना। बात करते हैं विटामिन ए का संश्लेषण का विनिमय। तो विटामिन ए के संश्लेषण का विनिमय हमारे यकृत का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? यकृत का कार्य। ये कौन कैसे होता है? बीटा कैरोटीन विटामिन ए का संश्लेषण करता है। यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है, बीटा कैरोटीन के द्वारा विटामिन ए का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना कहां होता है? यकृत के। तो क्या पूछा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से वृक्क का सामान्य कार्य नहीं है, ये ध्यान रखना। तो कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन। कौन सा नहीं है? रेगुलेशन ऑफ विटामिन ए सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पानी में सबसे अधिक घुलनशील है? मतलब पानी के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो घुलनशील है? तो बात करते हैं यूरिया, पता नहीं सर। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? वसा होती है। क्या होती है? वसा होती है। यूरिक एसिड, पता नहीं सर। बसीय अम्ल, ये भी क्या होती है? वसा होती है। तो आप एक उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझाता हूं। आप एक गिलास में पानी लेना, ठीक है, और पानी के अंदर थोड़ा सा तेल की बूंद या फिर घी या फिर कुछ भी मतलब ऐसा वसा पदार्थ डाल देना। तो देखना, उसको चम्मच से हिलाना, क्या वो मिल जाता है? नहीं मिल पाएगा ना। तो क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि वो वसा है, पानी के अंदर नहीं मिलती है। तो दो ऑप्शन तो यहां से हट गए, कोलेस्ट्रॉल और बसीय अम्ल, ये तो हट गए। अब बचा क्या? यूरिया और यूरिक अम्ल। अगर आपको पता होता हमारे मूत्र में लगभग 95% तो क्या होता है? क्या होता है? जल होता है, और लगभग 2 से 2.5% यूरिया होता है। तो कितना परसेंट? जल। अगर मैं मिलाऊं हमारे मूत्र को, अगर जल में मिलाऊं तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और यूरिक एसिड जैसे मैं पक्षियों का जो पीठ होता है, अगर मैं उसको पानी में मिलाऊं तो पानी में क्या डायरेक्ट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, उसको घोल के पूरे तोड़ मोड़ के जब जाके वो मिलता है। तो यूरिक अम्ल की बजाय आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यूरिया। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन के आधार पर अस्थिल मछलियां किस प्रकार की जीव है? क्या यूरियोटेलिक है? यूरियोटेलिक का मतलब मैंने बता दिया था, जो यूरिया का उत्सर्जन करती है। यूरिकोटेलिक जो यूरिक अम्ल का, और अमोनोटेलिक का मतलब जो अमोनिया का उत्सर्जन करती है, परासरण करता है, ये तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में से हमको बताना है। अस्थिल मछलियां, दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो फिशीज वर्ग है, जो मछली वर्ग है, जो मत्स्य वर्ग है, उसको 2 प्रकार में बांटा गया है, 2 वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन सा आपको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। मत्स्य वर्ग के बारे में 2 भागों में बांटा है, एक तो अस्थिल बोनीफिश और एक
उपास्तिल कार्टिलेज फिश। ठीक है, दो, एक अस्तिल और एक उपास्तिल। जो अस्तिल मछलियां होती है ये हमेशा अमोनोटेलिक होती है, अमोनिया का उत्सर्जन करती है। किसका? अमोनिया का उत्सर्जन करती है। और जो उपास्तिल मछलियां होती है ये किसका उत्सर्जन करती है? यूरिया का। किसका? यूरिया का। तो ध्यान रखना, उपास्तिल जो मछलियां होती है वो यूरियोटेलिक होती है। और इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, शार्क सबसे अच्छा उदाहरण है। शार्क मछली जो होती है वो कार्टिलेज मछली होती है और ये यूरिया का उत्सर्जन करती है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर ऐसे आ जाए कि शार्क मछली कैसी उत्सर्जीय पदार्थ का स्राव करती है, तो ये होती है यूरियोटेलिक। कौन सी होती है? यूरियोटेलिक। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? उत्सर्जन के आधार पर अस्तिल मछलियां किस प्रकार की जीव है? तो अब बता दो कौन सी है? अमोनिया, तो अमोनोटेलिक। तो आंसर इज सी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छे से? अगले क्वेश्चन पर चले। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में यूरिया का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। बहुत बार बता दिया मैंने, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बता दिया और यहाँ भी बता दिया। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लिवर में। कहाँ होता है? लिवर में। सबका आंसर अब तो ये रट जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमोनोटेलिक जंतु मुख्यतः होते हैं, कैसे होते हैं? क्या वायवीय होते हैं, मतलब हवा में उड़ने वाले होते हैं पक्षी? नहीं, वो तो होते हैं यूरिकोटेलिक, जलीय। हाँ सर, जलीय, जल में रहने वाले जीव कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक। परजीवी नहीं, स्थलीय नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अमोनोटेलिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इसको गलत करके आते हैं। सभी बच्चे क्या लगाएंगे यहाँ? सर अमोनोटेलिक नहीं है, सभी क्या लगा देंगे? ये, कोई ये लगा देगा, मगरमच्छ लगा देगा। नहीं बेटा, बहुत अच्छे से समझ लेना। बहेल क्या होती है? बहेल क्या होती है? स्तनधारी होती है। अगर आपको पता हो तो बहेल स्तनधारियों के अंदर आती है। अस्तिल मछलियों को मैंने अभी बताया था। अस्तिल मछली कैसी होती है? अमोनोटेलिक होती है। अमोनोटेलिक मछलियां होती है ये। ठीक है, मगरमच्छ की बात करें, क्रोकोडाइल की अगर मैं बात करूं तो क्रोकोडाइल अधिकांश समय कहाँ रहता है? पानी के अंदर रहता है। कुछ समय जैसे बाहर धूप वूप सेकने के हिसाब से, खाना ढूंढने के हिसाब से ही बाहर आता है, बाकी अधिकांश समय कहाँ आता है? पानी में। पानी में रहता है तो अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक। टेडपोल के बारे में मैंने बता दिया था। टेडपोल किसका लार्वा है? मेंढक का लार्वा है सर। किसका लार्वा है? मेंढक का लार्वा है। तो और मेंढक के लार्वा में मैंने बता दिया अमोनोटेलिक होता है, क्योंकि ये भी जलीय होता है, अमोनोटेलिक। तो बचा क्या हमारे? बहेल। बहेल कैसा होता है? यूरियोटेलिक। तो बाकी सब कैसे हैं? अमोनोटेलिक। बचा क्या? ए। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेफ्रॉन का कौन सा भाग पानी के लिए अपारगम है? मतलब कौन सा भाग पानी को अवशोषित नहीं करता है? अब नेफ्रॉन के बारे में मैं आपको समझा देता हूं, नेफ्रॉन के डायग्राम के बारे में आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये हमारा होता है बोमन कैप्सूल। नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारी क्या आती है? ब्लड केशिकाएं आती है। यहाँ पर ब्लड का जो उत्सर्जन होता है वो यहाँ से होता है। फिर ये कुंडली नुमा संरचना होती है। फिर ये आगे जाके एक लूप का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ये तो होती है पीसीटी। ये होती है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कंडक्ट डक्ट। ये होती है समीपस्थ नलिका। ये कौन सी होती है? समीपस्थ नलिका। जो बोमन कैप्सूल के पास होती है उसी को हम कहते हैं समीपस्थ नलिका। ये होता है हेनले का लूप। हेनले का लूप। फिर उसके बाद में क्या होता है? ये यूं घूम के आगे चली जाती है और ये होती है हमारी डीसीटी, दूरस्थ नलिका। और उसके बाद में आ जाती है हमारी संग्राहक नलिका। उसके बाद में क्या आ जाती है? संग्राहक नलिका।
अब दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग पानी के लिए अपारगम्य है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा एक नेफ्रॉन की संरचना है। नेफ्रॉन की संरचना में ये होता है बोमन कैप्सूल, ये होती है समीपस्थ नलिका, ये होती है हमारी हेनले का लूप और ये होता है डीसीटी और आगे क्या है संग्राहक नलिका। अब संग्राहक नलिका मतलब जो भी यह नलिका में से जो भी ये हमारी जो रक्त केशिकाएं हैं, इन रक्त केशिकाओं से उत्सर्जित पदार्थों का अवशोषण करके ये कहाँ मिला दिए संग्राहक नलिका में। अब हमको पता है हमारे मूत्र में सबसे ज्यादा 95% जल का ही होता है, तो यहाँ से जल का अवशोषण करती है। जल का अवशोषण करने के बाद में कुछ परसेंट पीसीटी जल का अवशोषण कर लेती है। फिर जो ये हेनले का लूप होता है, ये हेनले का लूप जल का अवशोषण नहीं करता है। कौन सा? एक तो होता है ये वाला और एक होता है ये वाला। तो ये तो होती है आरोही और ये होती है अवरोही। ये होती है आरोही मतलब ऊपर जाने वाली और ये होती है अवरोही। ठीक है, तो जो आरोही भाग है, हेनले का जो आरोही भाग है वह पानी को अवशोषित नहीं करता है, जबकि पीसीटी समीपस्थ नलिका, डीसीटी दूरस्थ नलिका और संग्राहक नलिका ये सब पानी का अवशोषण करती है। थोड़ा थोड़ा पानी का क्या करती है अवशोषण करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनले का लूप का आरोही भुजा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज। तो आंसर इज डी। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एडीएच। क्या? एडीएच, इसके बारे में आपको जानना है। ये मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, ये होता है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। क्या होता है? एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, हार्मोन। ठीक है, ये क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर आपको बच्चा इसके बारे में थोड़ा बहुत पता हो तो कभी आपने पढ़ा हो तो छोटे बच्चे जब ज्यादा से ज्यादा मूत्र का त्याग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मूत्र उत्सर्जन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर एडीएच हार्मोन है, उसकी कमी होती है। बच्चों में, छोटे बच्चों में एडीएच हार्मोन की कमी के कारण मूत्र का त्याग अधिक करते हैं। तो मूत्र का त्याग करना जो नियंत्रण करता है वो कौन सा हार्मोन के कारण होता है? एडीएच के कारण। अगर हम वयस्क की बात करें तो हमारे अंदर एडीएच हार्मोन की कमी ज्यादा होती है, अधिकता होती है, जिसके कारण हम मूत्र को स्टोरेज कर सकते हैं आसानी से, थोड़ी मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। कौन से हार्मोन के कारण? एडीएच हार्मोन के कारण। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका कि एडीएच हार्मोन की अगर कमी है तो मूत्र अधिक जाओगे या कम जाओगे या जाओगे ही नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन का, जो अगर मान लो आप बहुत देर तक टॉयलेट नहीं जाओ या मूत्र का त्याग नहीं करो तो आपके अंदर किसका निर्माण होगा? तो होगा हमारे कीटोन बॉडीज का निर्माण। किसका? कीटोन बॉडीज का निर्माण। अगर अधिक समय तक मूत्र का त्याग नहीं करे तो कीटोन बॉडीज का निर्माण हो जाता है। कीटोन बॉडीज का निर्माण हो जाता है, जो कि हार्मफुल है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। इससे कभी कभी अगर ज्यादा ही कीटोन बॉडीज का निर्माण हो जाता है तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अगर आप मूत्र त्याग नहीं कर पा रहे हो तो उसको हम कहते हैं अमूत्रता।